आपने कहा आप चली तो जाएंगी, वापस कैसे आएंगी? तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई. So I decided कि we'll go back to Islamabad. How did you start to feel that you had something was wrong मैंने एक स्कैन किया, उसमें नजर आया कि कोई चीज़ है. in your brain? Yes, in my brain. उस टाइम लेकिन हमें ये नहीं पता था कि benign है या Obviously कुछ नहीं पता था. Why do people get cancer? About 30% of all cancer is related to smoking. कीमोथेरेपी है क्या और हम क्यों कराते जो चीज़ें कैंसर करती हैं वही कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होती हैं एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जांपल कैंसर मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा no radiation is one example. Radiation causes cancer. Radiation is used in treatment of cancer. If my patient is able to tolerate therapy, there is no reason to give up. Nobody with cancer should die if they have a chance. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारी 200th एपिसोड है एंड लाइक वी डिड फॉर द 100th हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा स्पेशल ट्राई करने की कोशिश करेंगे, समथिंग पर्सनल फॉर मी एज वेल. तो आई स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग बोथ माय गेस्ट्स. जो पहली गेस्ट हैं along with being my mother, she's a career woman of 30 years and cancer survivor. And that's what the topic of the podcast is going to be today. So thank you so much for being on the podcast, Noreen Mahmood. जी, वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for calling me. And our second guest is her oncologist. He works at Shifa. इनकी भी बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल करियर है. डॉक्टर अयाज मीर, थैंक यू सो मच, आप भी आए, अपना टाइम दिया. Thank you. अच्छा, so we're going to start off with so मैं उस टाइम पे एक्चुअली I'll tell you where I was. मैं बाली में था, on a beach, अपने दोस्तों के साथ था, वेकेशन पे गया हुआ था. और मेरी बहनें भी नहीं थी, मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, हम सब इधर उधर हुए हुए थे. मेरी वालदा प्लानिंग कर रही थी आई थिंक हज पे जाने की उस टाइम. एंड आप ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एक्चुअली. आपको कोई पेन पाँव में हुई थी पहले, एंकल ट्विस्ट हुआ था, क्या हुआ था? हाउ डिड यू स्टार्ट टू फील कि यू हैड समथिंग वाज रॉन्ग? So we were in Dubai on the Ramzan Eid. और उस पर मैंने वॉक बहुत किया, तरावियाँ पढ़ी, आई मेड फ्रेंड्स देयर. और हम लोग बहुत इबादत और अच्छा टाइम गुजारा था. उसके बाद वहाँ पे एक दिन ईद से पहले ही शॉपिंग कर रहे थे, तो आई वाज कैरिंग टू हैवी लोड्स ऑफ शॉपिंग एंड आई got out of a shop and I sort of tripped and fell with all the baggage. And I thought maybe I missed a step or something like that. तो बस वो फिर ये लोग सब किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे. मैं वहाँ तक पहुँची और मैंने कहा कि मैं शायद एंकल ट्विस्ट हो गया. तो उसके बाद मुझे किसी शॉप से, फार्मेसी से वो ला दिया उन्होंने, वो जो एंकल सपोर्ट होता है वो मैंने पहन लिया और मैं चलती रही मॉल में, घूमना इधर उधर सब कुछ किया. एंड एयरपोर्ट पे नो व्हील चेयर, चलती रही. तो बाय दैट टाइम वो पाँव जो था, जब तक हम इस्लामाबाद पहुँचे तो पाँव जो था वो स्वोलन हो गया था, एंकल, एंड आई कुड फील द पेन. सो आई डोंट थिंक इट वाज एंकल, बट एनीवे उस वक्त यही लग रहा था. उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अली मेडिकल चल गई, घर के नज़दीक ही है. तो मैंने कहा कि एक्सरे कर दें, मुझे पता नहीं कुछ हो गया है. तो उन्होंने एक्सरे करके कहा कि जो स्मॉल टोज होते हैं उसका जो 4th वाला था, उसकी बोन को क्या कहते हैं? Metatarsus. जी, वो वाली बोन जो थी उसमें क्रैक था. और उन्होंने मुझे पूरा प्लास्टर कर दिया, कास्ट बना दी मतलब. एंड अब चलना मिलना आता नहीं था कास्ट से. तो खैर घर पहुंची, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की और फिर शायान को कहा मैंने कि ये तो स्पोर्ट्स में इंजरीज करता ही रहता था. मैंने कहा मुझे इतना हैवी है, मुझे चला ही नहीं जाता. एनीवे उसके बाद कुछ दिन गुजर गए तो किसी ने कहा कि सेकंड ओपिनियन ले लो, ये इतना पहना हुआ है तो पेन भी नहीं है. और फिर आपको इश्यूज भी हो रहे थे ना चलते हुए, मतलब एज इन यू वर बम्पिंग इनटू थिंग्स और इस तरह के इश्यूज आ रहे थे? या द लेफ्ट साइड, that was and this was the left foot. So it was like I would bang into the doorways or grip
ख़राब हो गई थी, हाथ कभी ग्लास गिर रहा है, कभी कुछ और गिर रहा है। तो वो कोई पेन वगैरह एक्सपीरियंस हो रही थी, कुछ सर में दर्द, एनीथिंग लाइक दैट एट दैट टाइम? नॉट रियली। एंड देन यू वेंट टू पीईएफ? यस, हाँ, वो मैं जो बता रही थी कि उसी दिन फिर मैं ऑफिस चली गई, और बल्कि पहले शावर में गिर रही थी, ऑलमोस्ट पर सीढ़ियों से गिर रही थी, फिर दफ्तर आई, और इसी तरह एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के जब खड़ी हुई ना, तो आई कुडंट कंट्रोल इट और कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई फेल ऑन द फ्लोर. That time I told myself there's something wrong with me, and I went and called the family physician. मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ इस तरह से अजीब सा हो रहा है. तो उन्होंने कहा फ़ौरन किसी हॉस्पिटल चले जाएं, नियरेस्ट. So PF was the nearest, so I went there. There was a lady there. उन्होंने मुझे चेक किया और कहा आपके साथ कौन है? मैंने कहा कोई नहीं, ड्राइवर है बाहर. कहने लगे आप किसी को बुला लें और आप घर नहीं जा सकते. तो आई सैट देयर स्टिल कंफ्यूज्ड. फिर मेरे भाई उन दिनों में इस्लामाबाद में थे, उनको बुलाया मैंने, वो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था. वो आ गए. फिर खातून ने उनको कहा कि जी इनका तो हम अभी स्कैन करेंगे, कुछ मसला है. फिर हम बैठे रहे वहाँ वेटिंग रूम में. तो मेरा लेफ़्ट हैंड जो था ना, वो इतना नम हो गया कि वो गिर गया, लेकिन बिल्कुल लाइफलेस. और लेफ़्ट फुट, और मेरी विजन भी थोड़ी ब्लर हो रही थी. फिर फाइनली उन्होंने एक स्कैन किया, जिसमें नज़र आया कि कोई चीज़ है राइट साइड पे. उसके बाद फिर इन योर ब्रेन? यस, इन माय ब्रेन. एंड उसके बाद उस टाइम लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बेनाइन है या... ऑब्वियसली कुछ नहीं पता था. वैसे सिर्फ मैंने आपसे सवाल पूछना था कि कैन यू एक्सप्लेन बिफोर वी गेट टू बेनाइन एंड नॉट बेनाइन, वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाती बात. बिल्कुल आसान तरीके से लोगों को कैंसर क्यों होता है? इज़ इट जेनेटिक? मेरे नाना जो थे ही डाइड ऑफ कैंसर, माय मॉम्स फादर. लेकिन ऑब्वियसली शी डजंट स्मोक, शी डजंट डू एनीथिंग, वेयरएज इनका एक भाई हैं जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हो, लेकिन अगर वो देखें तो 40 साल चेन स्मोकर, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट, ही इज़ इन हिज 70s, ओल्डर देन माय मॉम. व्हाई डू पीपल गेट कैंसर? सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इसका जवाब, about 30% of all cancer is related to smoking. We know our smoke में there's like 4,000 substances, many of which are carcinogens, जो कैंसर करते हैं. लेकिन वो जो बाकी 70% हैं, और जैसे आपने कहा there's people who smoke lifelong and they don't die of cancer. So we know smoking for one, but now there is, अब हमें पता है कि और बहुत सारी चीज़ें जैसे जो हमारे environment में हैं जिनको हम कुछ ख़ास अहमियत नहीं देते. For example pesticides हैं. Pesticides are known to cause cancer. और दुनिया में जो एक क्रेज़ है फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, उसका काउंटर कल्चर भी है. वेस्ट में ऑर्गेनिक फूड्स आई उसके जवाब में. लेकिन वो जो वर्ल्ड वाइड कल्चर है ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, दे आर नोन टू कॉज कैंसर. ऐसे ही वायरसेस, हेपेटाइटिस बी, सी. और जो आपने बात की फैमिली में, येस देयर इज़ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ऐसी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. And we think that is partly because of BRCA, BRCA genes होती हैं, जो टेस्टिंग यहाँ बहुत कम होती है. But familial cancers account for like 1-2% of all cancers. Majority of them are either environmental, या उसको हम 2 hit कहते हैं, कि पहले genetic predisposition होती है और फिर वो बंदा स्मोकिंग या किसी ऐसे काम में बेंजीन डाइज के साथ काम कर रहा है, मोबाइल के साथ काम कर रहा है, and they get cancer. So viruses, radiation, यहाँ पे जहाँ बैठे हैं within 30 minutes of us are like 2 nuclear reactors that few people know about. इसी तरह exposed आप जो areas rural हैं which are considered के खुली फ़ज़ा है, देहाती इलाका है, सवाबी है हमारे पास, rich in vegetables, बड़ी rich, सिंध गुजरता है तो बड़ी rich land है. मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मुझे बताता था कि हम सुबह का आगाज़ हर रोज़ सुबह पेस्टिसाइड से करते हैं, खेतों में जाते हैं और ढेर सारी दवाई डालते हैं ताकि कीड़े ना आए. तो pesticide can cause cancer. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मेरी वालदा को पहली दफ़ा डायग्नोज किया था तो मुझे याद है, मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें नहीं पता कि कैंसर है, लेकिन एक ट्यूमर है उनकी ब्रेन में और वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है. इसका क्या मतलब होता है? सो बिनाइन इज़ नॉट कैंसर. ट्यूमर इज़ अ जनरल वर्ड जिसको उर्दू में रसौली कहते हैं. और ये थोड़ा सा कॉशियस है डॉक्टर्स, क्योंकि वंस वी अटर द वर्ड कैंसर, योर लाइफ इज़ नेवर द सेम. पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए, एंड यू कैन नॉट टेक इट बैक. दे विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन. आप किसी को ये कह दें कि आपको कैंसर है, अगर हम बताएं नहीं हमें गलत फहमी हुई थी, कैंसर नहीं है,
they'll go find another doctor because they'll never trust you again. So you have to be very careful. Personally, I never tell a patient they have cancer unless I have a written report by a pathologist. तो बिनाइन का मतलब है कैंसर नहीं है, मेलिग्नेंट का मतलब है कैंसर है. ट्यूमर इज़ अ जनरल टर्म जिसमें दोनों आते हैं. लेकिन ब्रेन का प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन में देयर इज़ नो स्पेस. एडल्ट्स में स्कल इज़ अ क्लोज स्पेस. सो समबडी कैन हैव अ 5 किलोग्राम ट्यूमर इन देयर बैली. वो कहते हैं जी अब पेट से इतनी बड़ी रसौली निकाली, पेट फूल जाएगा. ब्रेन में फूलने की जगह नहीं है. So tumor that weighs 50, that is like 50 to 100 cc's in volume can kill a patient, even if it's benign. If it's growing rapidly, there's no space, pressure बढ़ेगा, patient will die. और इसलिए वो कह रहे थे कि इनने वो awake craniotomy कोई चीज़ होती है कि पेशेंट जागा बहुत है. मुझे तो सारा ये फ़ोन पे ही बताया जा रहा था कि पहुँचो जल्दी से, वो जागी भी होंगी और उनको एक सर्जरी करानी पड़ेगी. Why does she need to be awake for that? So awake craniotomy is a very interesting concept. Craniotomy means they open your skull. Awake, so in this particular surgery, the patient is awake and actually talking. The purpose, there's a very famous picture of a guy playing a violin while he's having brain surgery. You know? The purpose of this is not like to show a miracle or to tell people that we can do this. This basically, there's a part of brain called eloquent brain, जिससे हम बात करते हैं, जहाँ से हम communicate करते हैं. So when the surgeon is doing this, they have a map of brain and there is a person in OR who's actually engaging the patient in talking. Are you feeling anything? I want you to say something, count to 10. And the purpose of that is the surgeon knows that if he damages this particular part, the patient's speech stops. So this is more for the surgeon to, live information ke I can resect this area and I cannot touch this area. और जब हमने आपको बताया था, आपने अभी कहा ना कि आपने कभी अपने पेशेंट को बताया नहीं कि कैंसर नहीं है, तो मैं जब आया तो आज तक ही मुझे इसके बारे में तंग करती हैं. लेकिन मैंने उनको उस वक्त कहा कि नहीं कैंसर नहीं है, बस एक ट्यूमर है, उसको निकालना है. लेकिन आई डोंट थिंक इवन वी रियलाइज कि ये कितनी बड़ी चीज़ है. जब आप वो सर्जरी रूम में जा रही थी एंड यू वर अवेक एंड दे वर सॉर्ट ऑफ व्हाट डिड दे डू, मतलब आप थोड़ा सा हमें बता सकती हैं? हाँ, सर्जरी से पहले मुझे बहुत उन्होंने ड्रग किया हुआ था. And then my family was trying to hide the date. The date was actually my father's death anniversary. And that was also the date that I was proceeding to Saudi Arabia to do Hajj. ठीक है. So they were covering it up के पता नहीं क्या डेट याद नहीं आ रही, बट खैर फिर मुझे समझ आ गई. मैं नर्सेस से पूछ लिया. उसके बाद फिर मैं सारी रात सूरह बकरा पढ़ती रही और ऐसे साफ और whatever अपने आप को पाक साफ़ करके गई थी कि वापस नहीं आऊँगी इस सर्जरी से. एंड then they took me. But the interesting part एक और आपको बताऊँ कि मेरे फादर को कैंसर था. वो बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाने वाले लोगों में, जो पहले के फादर्स ऐसे ही होते थे ना, स्ट्रिक्ट, फार अवे, डिसिप्लिनेरियन. So he never said much to me, but when he was lying on a bed next to a window on his final days, he called me, held my hand and said, "You are my star child." And मैंने कहा पता नहीं अब क्या करना है मैंने. तो वो सारी ज़िंदगी ये ख्याल रहा कि बाप ने कहा स्टार चाइल्ड तो कुछ बनना है मैंने. खैर एनीवे, तो जब इसी तरह स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी और अभी वो मुझे अंदर ले जाने वाले थे, तो एक साहब आए, उन्होंने मेरी यहाँ फोरहेड पे एक स्टार बनाया और फिर कहा, वो खैर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि स्टार है, लेकिन वो पर्पल रंग का स्टार था. फिर उस मार्कर से बनाया. फिर उसने कहा कि आपको पता है आपकी सर्जरी? मैंने कहा जी. आपको पता है कहाँ काटना है हमने? मैंने कहा हाँ यहीं की राइट पे. तो कहते हैं हम ये करते हैं, हमारा प्रोसीजर है, समटाइम्स गलत साइड पे हो जाता है. मैंने कहा तो बहुत कुछ डेंजरस है. आप लोग, आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या है, आपको ये नहीं पता कि कौन से साइड पे? तो नहीं हमें पता है, हम आपको अवेयर कर रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो बस ये स्टार चाइल्ड था मेरा, पता नहीं. एंड देन आफ्टर दैट बस अंदर ले गए और वो एक यहाँ पे रिस्ट पे कट लगा के वो एक लाइन लगा रहे थे, तो वो ब्लड वाज स्पर्टिंग ऑल ओवर द प्लेस एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एंग्जाइटी एंड नोज़िया होना शुरू हो गया मुझे. तो वो भी घबरा गए क्योंकि मैं उनका प्लीज़ लिफ्ट में. तो जैसे मैंने लिफ्ट किया हर तरफ मैंने गंद मचा दिया. तो फिर उन्होंने इंस्टेंटली मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और बुलाया और कहा कि हम ये अवेक क्रियोटोमी नहीं कर सकते इनके साथ. और वहाँ इतनी सारी ट्रे लेके आए थे, क्या होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स? जी इंस्ट्रूमेंट्स जी हाँ. तो वो अगर जैसे ट्रे ऑफ
anesthesia, right? So I was like, ये सब कुछ मुझे लगेगा, तो का क्या ये गोल आपके सर पे लगेगा? मैंने कहा oh my god, फिर मैं और खैर तो उसके बाद फिर उन्होंने शायद को बुलाया, फिर वो कुछ टाइम लगा। वैसे सर्जरी जो होता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई बुचर का कमरा है, वो साफ़ सुथरा होता है, हर जगह इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वैसे ही कमरा देख के ही परेशानी होती है, कोई उसमें सॉफ्टनेस नहीं है, इट्स अ वेरी हार्श एरिया वेयर, वेल एनीवे। तो उसके बाद फिर उनको बुलाया और उनको कहा कि जी ये तो नहीं कोऑपरेट कर रही, तो इनको हम GA देंगे। उसके बाद जो इतनी मेमोरी नहीं है, उन्होंने मुझे GA दे दिया, लिटाया, जो भी इधर से खोला था वो एंगल ऐसे करके ताकि दे गुड एक्सेस, एंड उनके जो क्या नाम था, अथर इनाम, उनके जो असिस्टेंट थे, उनको बाद में मैंने पूछा आपने क्या किया मेरे साथ? तो आपने तो कहा था हाथ, हम पूछेंगे हाथ उठाओ, टांग उठाओ, आपने कहा, और किसी ने मुझे ये भी पूछा था कौन सी सूरह आपको पसंद है, हम आपके कहेंगे सूरह रहमान सुनाएं, ये आपने, मैंने कहा आपने तो कुछ किया ही नहीं। When after whatever hours of surgery, I woke up with the first thought was that nobody asked me anything. अब तो पता नहीं हाथ चलेगा ना पाँव चलेगा ना क्या होगा। तो लेकिन फिर मैंने अपने पाँव हिलाए, हाथ हिलाए, तो सब चीज़ चल रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो basically then they did the surgery, and according to his junior, I don't remember the name, but he said हमने suction करके बाहर निकाल दिया, हमने रसोली या जो भी आप कहते हैं उसको पूरा पंक्चर नहीं किया, निकाला नहीं, उसको रहने दिया वही, बिकॉज वो पोजीशन ऐसी थी कि इट कुड डू मोर डैमेज टू माय आई, स्पेशली लेफ्ट आई, सो इट वाज राइट बिहाइंड इट। तो उन्होंने सक्शन करके निकाल दिया उसको। उसके बाद में पता चला कि यू हैड, मतलब इट वाज मैलिग्नेंट और कैंसर ही था, और कुछ हद तक बच गया था ब्रेन में, टू माय अंडरस्टैंडिंग। एंड देन दे स्टार्टेड 8 राउंड्स आई थिंक कीमोथेरेपी की थी, मेथोट्रेक्सेट या जो भी व्हाटएवर इट्स कॉल्ड। मेरा सवाल आपसे ये था कि डॉक्टर यार कीमोथेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है? आपने अभी बात की कि पेस्टिसाइड आपके लिए बुरी है, जितना मुझे याद है इन वन ऑफ द कीमोज, और वो शायद आगे आता है स्टोरी में, वो खुद एक पेस्टिसाइड थी। तो कीमोथेरेपी है क्या और हम क्यों कराते हैं? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी। इट्स इंटरेस्टिंग, जो चीज़ें कैंसर करती हैं वही कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल कैंसर मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दूँ? नो, रेडिएशन is one example. Radiation causes cancer. Radiation is used in treatment of cancer. Chemotherapy can also cause cancer. Pesticides can also cause cancer, and they're both used in treatment of cancer. To viruses, there's no concept of oncolytic viruses. People, actually 2 patients at Mayo Clinic were used with, they used mumps virus to kill a tumor in the brain. So there's viruses being used to cure cancer. So yes, chemotherapy is drugs that essentially वो DNA को damage करती हैं, क्योंकि जो कैंसर होता है, it has a growth advantage. आम सेल अगर 10 दफ़ा प्रोलिफरेट करता है, कैंसर 100 दफ़ा प्रोलिफरेट करता है. So we're trying to exploit कि जो rapidly dividing cell हैं will wipe them out, and that does cause some collateral damage. इसीलिए chemotherapy 50, 60, 70 years पहले was the only option we have, but now we have focused radiation जिसको gamma knife कहते हैं, we have immunotherapies which are very promising, और अब horizon पे genetic therapies भी हैं. So कहते हैं, गोरा कहता है कि giving somebody chemotherapy is like beating your dog with a stick to kill the fleas. It's too strong. It's too strong. और ये जो उनको उस टाइम पे मिला था, you weren't the oncologist then, हम आगा खान में करा रहे थे डॉक्टर वजीरी के साथ, बट जो हमें बताया गया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग डोज था, कुछ पता नहीं कितनी 8 मिलीग्राम था वर्सेस 6 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। जी, तो ये इतना ज़्यादा बीटिंग द डॉग विद व्हाटएवर टू किल द फ्लीज क्यों हो रहा था? इसलिए कि अल्लाह मियां ने ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में रखा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर. सो इट्स अमेजिंग दैट यू गिव patient 6 cycles of chemotherapy, none of that goes to brain, क्योंकि एक protected sheath में है, वो it's designed that way. तो उसको then you need drugs that can actually penetrate what we call blood brain barrier, that they can actually reach, and methotrexate is one such drug. But the problem is to cross that border, you have to reach a very high peak, और उसके लिए you give 3 to 8 gram per meter square methotrexate के in 4 hours. Which is, to give you in comparison, for example, this drug is used in rheumatoid arthritis as well. But the dose we're giving in 4 hours is probably a year's worth of dose that a rheumatoid arthritis patient gets.
So you have to achieve that peak so it gets into the brain, does the damage, and then you give an antidote 24 hours later to neutralize rest of the drug. और आपका एक्सपीरियंस जब आपको कीमोथेरेपी हो रही थी आगा खान में, वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस्ड इज यू केप्ट मेकिंग लिटिल माइलस्टोन्स उस ज़माने में. द माइलस्टोन्स, एक तो मेरी शादी थी जो आपके जहन में चलती रहती थी, बाकी भी 2-3 और चीज़ें थी, वर्क रिलेटेड, सम अदर थिंग्स. आप जब कीमोथेरेपी करा रहा होता है एक इंसान, व्हाट डज इट फील लाइक एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट कंपेयर टू एनीथिंग एल्स यू एक्सपीरियंस्ड? Obviously, because my father was ill, I did see the impact on the personality or on the person. And उनको तो ये भी हुआ था कि लिवर में था, फिर वो बोन्स में स्प्रेड हो गया था, and his left leg was broken, you can say. There was a hole there, so they had to put a rod and surgery हुई थी, जो भी था. मुझे ये पता था कि बस कोई हॉर्रेंडस किस्म की दवाइयाँ देनी होती हैं to kill it. And like in that scenario, either you die because of the cancer or you die because of the medication that they pump inside you. तो इतना तो पता था मुझे. फिर ये डॉक्टर वज़ीरी जो थे, ये अमेरिका से वापस आए थे. He tried to bring his family, I mean he brought his family back and he wanted to come back to Pakistan and he had left. तो वो अंदर कमरे में आए और उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैं आपको ट्रीट करना चाहता हूँ, कंडीशन ये है कि आप इस्लामाबाद नहीं जाएंगी वापस, यहीं रहेंगी 1 साल तक, और मैं आपको ट्रीट करूँगा और आप समझिए कि आप एक रेस में हैं और हम सब आपके चीयर लीडर्स हैं. आप मैराथन भाग रही हैं और हम चीयर लीडर्स हैं और हम आपके साइड पे होंगे, लेकिन सारा काम आपने करना है. तो मैंने कहा कि अब भी क्या करूं? तो इसे कि नहीं, कुछ ना करें, हम रिलैक्स करें, हम आपको आस्ते आस्ते इस पर लेके आएंगे. एंड देन व्हेन द methotrexate was given to me, I found that interesting कि उसको कवर करके लाते हैं जैसे कोई पता नहीं नायाब चीज़ लाई जा रही है, बट आई थिंक इट वाज लाइट सेंसिटिव, राइट. सो वो आता है. फिर ये ऑब्वियसली घर नहीं जाने देते जब तक आप उसको अपनी बॉडी से ख़त्म एक्सक्रीट कर लें. तो वो मैंने ना वो पानी पीने की वजह से मैं कहा गया कि निकलेगा, तो मैंने बहुत सी छोटी बोतलों की एक लाइन लगा दी अपने बेड साइड पे और उसमें नींबू डाला और पुदीना डाला, फिर एक एक करके ना पीती रहती थी. और वो 5 बजे 4 बजे सुबह को वो ब्लड लेते थे और 6 बजे आपका रिज़ल्ट आ जाता था कि आपका कितना है मेथोट्रेक्सेट. अगर लेवल डाउन नहीं हो रही तो घर जाने के चांस नहीं थे. तो जैसे होता है कि एवरीबडी वांट्स टू लीव द हॉस्पिटल, इवन इफ इट्स आगा खान का तो बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है. और खिड़की से आपको लेक नज़र आ रही है और उसमें बतखें चल रही हैं और ऑब्वियसली वेरी वेल मेंटेन्ड, बट स्टिल वन वांट्स टू गो होम. एंड आई वाज थ्रोइंग अप आल्सो. दैट वाज आल्सो ऑब्वियसली अ रिएक्शन टू द मेडिकेशन. एंड ऑब्वियसली आई वाज रनिंग टू द बाथरूम और हर चीज़ में मुझे कहते थे आपको तो IBS है, ये तो कुछ भी नहीं है. मैंने कहा नहीं, आप पता नहीं क्या दे रहे हैं मुझे. एनीवे, तो इस तरह से वो टाइम गुजर गया. अब मेरी सारी फैमिली आके बैठी हुई होती थी कमरे में और इट वाज अ प्राइवेट रूम विद अ लिटिल टेबल देयर. ये सब बैठे हुए होते थे और वहीं मैंने आई प्यूक्ड एंड आई वाज सिक एंड इट वाज नॉट वेरी, क्या कहना चाहिए, अपना आप खुद फील करने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं, यू नो लाइक, तो कंट्रोल क्यों नहीं है. बट इस तरह था, ये कंटिन्यू होता रहा. Obviously वो पूरे I'm talking about that cycle of what was it 8 I think in the beginning. So I'm talking about that. उसी दौरान मुझे याद है कि एक पॉइंट पे I was so soiled and dirty and whatever you can say, नापाक, कि मैं नमाज कैसे पढ़ूँ. तो अब मेरा कोई नेफ्यू आया, उसको मैंने कहा तौलिया गीला करके लाओ, उसमें रब कर लो. तयम्मुम तो नहीं कर सकते, दीवारें पता नहीं कैसी हैं, वो पहुँचूँ कैसे, ये मतलब नमाज मुझे बॉदर कर रही थी उस वक्त. मेरी खाला आई बैठी आके, तो मैं रो रही थी. तो कहती हैं क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती, मैं अल्लाह से मांग भी नहीं सकती. तो उन्होंने कहा कि मछली के पेट में जो गया था वो क्या पाक था? तो मैंने कहा नहीं. तो फिर अल्लाह को पता है ना तुम्हारा क्या हाल है.
तो तुम बस रोना धोना बंद करो और नमाज पढ़ो। तो उसके बाद से फिर मैंने अपना क्या कहना चाहिए नापाकी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी और ये रियलाइज़ किया कि आई हैव टू जस्ट कनेक्ट। एंड ये भी नहीं कि डायरेक्शन क्या है, बैठ उठ के बैठ नहीं सकती थी वैसे तो क्या कहते हैं उसको, वो मेथोट्रेक्स रेट या जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको हिलना नहीं होता ना, तो मैं लेकिन उसको भी उस पे लगा के वो जो स्टैंड होता है जिसके व्हील्स होते हैं वो के बाथरूम चली जाती थी। फिर एनीवे बहुत सी नर्सेस को वज़ू करना सिखा दिया। बट एनीवे तो वो मतलब वो जो सारा ट्रॉमा था ना कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे और आपको कॉन्स्टेंटली वो एक दवाई अंदर जा रही है जो वो डिस्ट्रॉय कर रही है। बट इट वाज आई मीन व्हेन आई थिंक अबाउट इट, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है जो भी है कि here I am. I could have been underground on the whatever 6 feet down or whatever it is. Instead I'm sitting here and माशाल्लाह जो ये कह रहा था ना कि मैंने बहुत सारी उस वक्त बातें की कि मैं क्या क्या अभी तो मुझे ये करना था, वो ये था, एक उम्रा पे जाना था, एक इसकी शादी करानी थी, एक कोई ग्रैंडसन या बेबी गोद में उठाना था, दफ्तर में कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर तो सब कुछ हो गई है। उस वक्त हुई है, बाद में हुई, उम्रे पे भी होके आ गई। और वो ऑब्वियसली वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप हज के लिए पूरा पैकेज पे किया हुआ है, मैंने सूटकेस पैक किया हुआ था एंड आई हैड यू नो लाइक टिश्यू पेपर के लिटिल पैक्स और हर चीज़ उसमें थी, और वही सूटकेस आगा खान आ गया जबकि वो सूटकेस सऊदी अरेबिया जा रहा था। तो मुझे सिर्फ ये फीलिंग हुई कि अल्लाह ने शायद मैंने पता नहीं क्या किया कि मुझे नहीं बुलाया। फिर मैंने अपने यही सोचा कि कुछ बेहतर होगा इसमें। बट व्हेन आई फाउंड आउट दैट इट इज़ कैंसर एंड फिर मेरे बाप की लाइफ लास्ट डेज लास्ट ईयर एटलीस्ट वो मेरी दिमाग में सारा घूमता रहा। ही यूज्ड टू क्राई, वो अब्दा परवीन का गाना सुनते थे रोना शुरू हो जाते थे, वो कोई अच्छा खाना खाते थे रोना शुरू हो जाते थे, बल्कि खाना खाने की कोशिश करते थे, ना हज़म होता था ना खाया जाता था, लेकिन मांगते रहते थे। तो फिर मैंने अपने को कहा कि आई हैव टू स्ट्रगल थ्रू दिस एंड अल्लाह विल सपोर्ट मी एंड इफ़ आई ट्रस्ट इन अल्लाह देन ही हैज़ अ प्लान फॉर मी एंड इफ देयर इज़ अ प्लान आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सब कुछ अपने टाइम पे होगा और अच्छा ही होगा, जो बेहतर है वो होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू वर एबल टू फाइट कैंसर द फर्स्ट टाइम यू वेंट इनटू रिमिशन। मुझे अभी भी याद है, ऑब्वियसली आई थिंक MRI से ही पता चलता है, सो MRI हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन शी मेड इट टू रिमिशन उसके कुछ महीने बाद, शायद 15 महीने नहीं कुछ महीने बाद, एज इन 1-2 महीने बाद तो कोविड पेंडेमिक आ गया था। पहले बात तो ये थी ना, सो मेरी वालदा तो जो कीमोथेरेपी भी करा रही थी तो शी वुड गो टू द ऑफिस, वेरी आउट गोइंग, शी लाइक्स मीटिंग पीपल एक्सेट्रा। तो ऐसा कभी टाइम नहीं था इवन ड्यूरिंग कैंसर के घर से बाहर ना निकलें। उस सब में आई थिंक एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद दिस, आपको शायद ज़्यादा डिप्रेशन फील हुआ देन इवन व्हेन यू हैड कैंसर, शायद ज़्यादा मुश्किल फील हुआ बिकॉज यू आर ट्रैप्ड इन दिस लिटिल स्पेस। ट्रू। एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका कोई कैंसर से लेन देन होता है? So it's a funny question because we used to tell people, जब हमें कोई पूछता था कि does stress cause cancer? And we used to laugh कि this is a stupid question, stress. लेकिन there's a study actually, it's called the Boston Nurses Study. Massachusetts में they actually studied nurses over a lifetime and found out people who are more stressful have high hormone peaks and actually they are more predisposed to cancer. So yes, now we know that stress is a risk factor in cancer. And so what are other things in modern lifestyle? For example, obesity, being overweight, being diabetic, and processed meats such as hot dogs जो हमारे बच्चे पसंद करते हैं, is like smoking in a way that increases your risk of cancer. Processed meat. अच्छा। And वैसे तो मैं सोच रहा हूँ सिगरेट भी पीता हूँ, हॉट डॉग्स भी मेरे तो बहुत बैड जेनेटिक। खैर मैं कह रहा था कि जो इम्यूनिटी का थोड़ा सा मुझे बताएं, जब कोविड हुआ था तो
अगेन हमें सुनने में मिला था कि यार बिकॉज हम सबसे दूर रह रहे थे, हमें वायरसेस वगैरह कम हो रही थी, तो द ह्यूमन बीइंग्स इम्यूनिटी थोड़ी सी गिरी थी. Was COVID a fact? Can COVID be a factor, or her immunity falling be a factor in her cancer? So, see, we don't know that yet, and I'll tell you why. There is data to show कि डेंगी जिन लोगों को होता है, डेंगी इज़ अ वायरल फीवर, कॉमन है, मच्छर कॉमन है. डेंगी के कोई 5-7 साल बाद instance of leukemia in people who have had dengue is 3 times normal people. So in other words, dengue predisposes you to a blood cancer. So I think for COVID, we'll know in another 3 to 5 years what does it do to peaks. But definitely the COVID and the vaccines that manipulated the immune system will know some long-term effects, and cancer is possibly one of them. और जब मेरी वालदा को कैंसर से रिमिशन में गई थी, तो उस टाइम पे ये डिस्कशन चल रही थी डॉक्टर्स के साथ. उन्होंने कहा था कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है टाइम का, आई थिंक 24 महीने था, 18 महीने था, मुझे भी याद नहीं है. उस टाइम फ्रेम में बहुत चांसेस होते हैं या बहुत परसेंटेजेस चांसेस होते हैं कि रीलैप्स होगा. क्यों होता है रीलैप्स इतने इस पीरियड में? So relapse, उसकी बहुत सारी, one of the things that is active topic of research right now is cancer stem cells. कि कैंसर के मदर सेल्स होते हैं, एग्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं. Then there is micrometastasis के कैंसर. For every technique you use, for example, PET scan is a very sensitive test to detect cancer, but it cannot detect cancer that is smaller than 1 centimeter. So there's limits. इसीलिए एक concept है कैंसर में जिसको MRD कहते हैं, minimal residual disease. It looks for cancer that is not visible to eye or microscope. It detects 1 cancer cell in 100,000 cells. हर कैंसर के लिए available नहीं है. So there is amount of cancer left in the body that we cannot see, and it just resurfaces, and usually it is smarter. It mutates and becomes resistant to drugs जो आपने पहली दफ़ा यूज़ की थी. So वो सिद्धार्था मुखर्जी की किताब है एक बड़ी, इट वाज अ न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज. इट्स अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ब्यूटीफुली रिटन. ही रोट इट फॉर लाइक इन 4 years. और उसमें वो कहता है कि कैंसर इज़ द रिजिलियंट वर्जन ऑफ आवर सेल्स. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हम टॉप ऑफ द फूड चेन पे हैं, हमसे भी एक चीज़ टॉप पे है विच बीट्स द नॉर्मल सेल एंड आउट सर्वाइव्स इट, एंड दैट इज कैंसर. और जब मुझे याद है हम दुबई में थे एंड आपको what we thought एक stress induced panic attack हो रहा है, there were multiple work related stress, उस टाइम बस चीज़ें चल रही थी और एक stress induced हमें लगा panic attack आपको हो रहा है, और आपके involuntary movement हाथ में हो रही थी वापस, लेग में भी, और हम सबको ये लगा कि कोई नहीं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पैनिक अटैक हो रहा है. और जिस सेकंड आपको हुआ था, आपने पहली बात मुझे याद है, मैं लिविंग रूम में बैठा था, हम दुबई में थे मेरी बहन के घर, और आपने कहा था कि द कैंसर इज़ बैक. How do you know that? मतलब how did you know that? Because involuntary movement और क्यों होगी, मतलब Panic attack, कुछ और, सर दर्द. Can a person feel that cancer is coming if they've had it before? I suppose मतलब उस तरह से कोई बुखार की तरह फीलिंग क्लियर नहीं है, बट आई जस्ट हैड अ फीलिंग कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है. और if I would hold my hand, it would still shake, right? It was quite a strong tremor or whatever. It wasn't like कोई हल्का फुल्का जैसे न्यूरोपैथी में होता है. This was something happening and something real, and that's why I said it's coming back or it has come back. And then फिर जब वो स्कैन वगैरह हुआ उसके बाद फिर पता लग गया कि है. तो ये तो मतलब मुझे कोई वही नहीं आ रही थी, ऊपर से नहीं पता लग रहा था कि मुझे वापस आएगा, लेकिन कहते हैं इससे वापस आ सकता है. और ये बड़ा ही sort of ये कैंसर पर्टिकुलरली एक क्या लफ्ज़ होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, डिफिकल्ट टू क्योर. यस. सो वो शुरू से ही बता दिया गया था मुझे. और जो पता चला हमें, तो फिर हमने एक पहले तो ऑब्वियसली द न्यूज़ वाजंट वेरी पॉजिटिव इन दैट कि जिन डॉक्टर से भी हमने बात की, और ये आप थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं, जिन डॉक्टर से हमने बात की तो वो बहुत ज़्यादा, some talked about palliative care. Palliative care, for those of us that don't know, is basically end of life की जो ट्रीटमेंट होती है कि वो बस प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती या फाइट नहीं कर सकती कैंसर को. तो 2-3 डॉक्टर्स ने तो हमें वो रेकमेंड किया. काफ़ी डॉक्टर्स ने हमें बताया कि परसेंटेजेस
अब उनके जो रिलैप्स हो चुका था कि बहुत लो थे, क्यों इतने लो थे और क्यों हमें इतनी sort of एक bleak सी पिक्चर मिल रही थी? I think I remember the person who referred her to me, the doctor referred to me, said she's an acquaintance, a neighbor, and we both know she has, a little time left because this has relapsed and there's not much we can do. So I think you have to be you have to be a positive person to be an oncologist. If my patient is able to tolerate therapy, there's no reason to give up. Nobody with cancer should die if they have a chance. So I think it's the will of the patient, the will of the physician to take that risk. Everything I sell is a poison. Every therapy I do has horrendous side effects. But if the patient is willing to pay that price, if the patient, we should never, हमें हुक्म ये दिया गया है कि आप जब किसी की आदत करने जाएं तो उससे उम्मीद की बात करें. I never tell my patients that this is hopeless, and we try till last moment, and sometimes we win. लेकिन अगर पेशेंट का मोरल डाउन हो जाएगा तो you can never win. So I think people underestimate resilience, people underestimate their patients and how far patients or families are willing to go. किसी को मेरा motto ये है कि nobody should die because you gave up. You should try your very best, and then in the end we all die. We know, the doctors and physicians, we don't control this. We come with expiry date stamped, and when the time comes, we die with or without cancer. And if we are to survive, like you said, we come out of the whale's belly and survive. Yes. So लेकिन हमारा काम try करना है. So I think people give up easily. और आपने भी शुरू में मतलब हाउ डिड यू, क्योंकि बहुत सारे जब डॉक्टर्स भी कहने शुरू हो गए थे तो फिर वी सेड कि यार आपकी डिसीजन है कि इफ़ यू वांट टू डू पैलिएटिव केयर और इफ़ यू वांट टू डू नो केयर, या अगर आपने एक और दफ़ा इस सब के साथ गुजरना है विद द चांसेस दैट वर ऑब्वियसली नॉट वेरी हाई, तो आपने क्यों डिसाइड किया था वापस ट्रीटमेंट कराने के लिए? हाँ, वो लंबे डिस्कशन होते रहते थे, डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द सब बैठे होते थे और मुझे हर किस्म का प्रेशर था. एक प्रेशर था कि कराची वापस जाओ, एक प्रेशर था कि दुबई में ही बैठे रहो, एक प्रेशर था कि इस्लामाबाद जाओ. सो आई थॉट अबाउट इट, एंड सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि अब दोबारा से करना है मुझे जो भी. वो मैराथन जो पहले डॉक्टर ने मुझे कह दिया, वो मैराथन तो मैं भाग के एंड तक आ गई, फिनिश लाइन तक आई, तो अब मुझे उन्होंने टर्न मारा कि जी अब वापस जाएं. अब मेरे पास चीयर लीडर भी नहीं. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी ये वापस दोबारा. या अल्लाह फिर रहम कर. तो आई देन डिसाइडेड दैट मरना तो अल्लाह की रज़ा से है ना, तो दवाई तो नहीं मुझे ठीक करेगी, अल्लाह ठीक करेगा. और अगर मुझे उसमें से दोबारा गुजरना है तो ठीक है, ट्राई करते हैं. और उसमें मुझे याद नहीं, शायद आपने ही कहा था मुझे, मैंने कहा आपको कि मैं इतने पैसे ना लगाऊं इसमें, मैं उससे अपने रिलेटिव्स को मिल गया हूँ, कि कहा था ना मैंने आपको, क्योंकि मैं अपने भाई से नहीं मिली बहुत अरसे से. तो आपने कहा आप चली तो जाएंगी, वापस कैसे आएंगी? तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि डेड बॉडी वापस आएगी या मैं आऊँगी वापस, सो देन आई डिसाइडेड नहीं, इस्लामाबाद जाते हैं. एक तो दफनाने वाली भी अच्छी जगह है, अपना घर है वहाँ और ग्रीन है और इट्स अ गुड प्लेस. सो आई डिसाइडेड कि विल गो बैक टू इस्लामाबाद. एंड देन ऑब्वियसली शिफा वाज एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी. तो बस फिर वो जो मुनीरा मूसा जी ने आपको शायद हैंड ओवर किया था, और उसके बाद फिर आपके साथ बहुत सी डिस्कशन हुई. आपको याद होगा मैं आप कह रही थी कि मैं नहीं करूँगी, तो आपने कहा जब तक आप अग्री नहीं करेंगी हम स्टार्ट नहीं करेंगे. तो मुझे वही हो रहा था कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, और करने की ज़रूरत भी है. ठीक है, मे बी दिस इज़ एंड ऑफ लाइन. आई मीन हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ इट एंड देयर इज़ देयर अ फ्यूचर अहेड? इफ ऑल दैट मेडिकेशन विल आई सर्वाइव? फिर आपने कहा कि वापस कैसे आओगी, तो मैंने फिर सोचा कि मरना ही है तो फिर इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं, इलाज करते हैं दोबारा. और अगर सब चीज़ सही हो गई तो अल्लाह ने की है, नहीं हुई तो एक कोशिश तो है. और इस बेटे ने मुझे कहा कि सुसाइड ना करें, जब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाह रही. और फिर ऑब्वियसली आई वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंगल. बट वही बात है कि जब कुछ होना होता है ना तो अल्लाह उसके रास्ते बनाता है.
एक प्रॉपर्टी थी मेरे नाम पे क्वार्टर में, और वो संभाल नहीं हो रही थी, तो उसका एक ऑफ़र आया था। वो जब ये सब कुछ हो गया तो हमने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, और वो पैसे आ गए, और उससे मेरी सारी इनिशियल जो ट्रीटमेंट थी वो उसी से हुई थी। तो जिसको कहते हैं कि अगर आपका वक्त लिखा है तो आप चले जाएंगे, और अगर आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें तो ही गिव्स यू चांसेस एंड ही लुक्स आफ्टर यू। मैं समझती हूँ कि हर कैंसर पेशेंट के लिए सबसे बड़ा जो लफ्ज़ या जो एक कॉन्सेप्ट समझना है वो तवक्कुल है, कि अल्लाह पे छोड़ना बहुत मुश्किल है जब आपके इर्द गिर्द रियलिटी हिट्स यू अगैन एंड अगैन कि अब क्या कर रहे हैं, यू नो। तो लेकिन बच्चों की खातिर आप अपने आप को डिसिप्लिन करना, ये भी आई फील एक बड़ा ज़रूरी है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आपने गुजारी हो ना, तो आप उसके अंदर इसको फिट कर लेते हैं इस कैंसर की। और मैं यहाँ से मतलब कराची से रहा ऑलमोस्ट 10 days 2 weeks पे हम वापस इस्लामाबाद आ जाते थे विद डायरिया, बुरी हालत, कुछ खा पी नहीं सक रही हूँ, लेकिन मैं वापस घर आती थी। इसकी शादी होने वाली थी, तो वो कपड़े बनाने हैं, वो सेक्शन को जो भी रेनोवेट करना है, जो जहाँ पे ये शादी होके आके रहने वाले थे, तो वो एक तरह से केप्ट मी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एंड दैट केप्ट मी गोइंग। बिकॉज अगर आपको ब्लीक फ्यूचर नज़र आ रहा है कि मरना ही है, कब्र में जाना है, और कब्रिस्तान ढूंढ लो और जगह बना लो, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आगे मुझे क्या करना है, अभी और क्या करना है, तो ये बेटा और इनकी वाइफ की वजह से भी मैं धक्का लगा था मुझे काफ़ी, क्योंकि मुझे कहा गया कि 8th साइकिल जो होगा ना वो सबसे वर्स्ट होगा, उसके बाद आप इतनी वीक हो जाएंगी कि खड़ी भी नहीं हो सकेंगी। और वो हुआ था मेरे साथ। मतलब व्हेन यू लुक इन द मिरर यू सी हु इज़ दिस, यू नो। बाल गिर गए हैं, फेस कम्प्लेक्शन ग्रे हो गया है, और बल्कि मैं बाथरूम जा ही नहीं सकती थी खुद। आई वाज सो वीक, आई हैड टू बी लिफ्टेड and my husband would do that or the nurses would do that, and so and how much of this is वैसे true? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेडिकली, मैंने देखा है ये। अब मैंने तो थ्रू हर आइज देख रहा था एक दुनिया को, लेकिन इन्वायरमेंट और मूड से बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जो वालदा है, शी इज़ मच मोर कंफर्टेबल इस्लामाबाद में, अपने घर में, अपने जो भी हमारे पास स्टाफ भी है बहुत सालों से है, एक अपना बेडरूम होता है। हाउ मच डज दैट एक्चुअली मैटर? कैन द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस एक्चुअली हेल्प इन क्यूरिंग समवन? सो दिस इज़ अगेन एक हमारे यहाँ बड़ा डायलेमा है, बड़ा मुश्किल। जो कैंसर है आप उसको सर्वाइव करते हैं, वो कहते हैं 3S ऑफ सर्वाइवल है, सिप्स, स्टेप्स एंड स्माइल्स. So SIPS means you keep yourself hydrated, what she talked about, flushing the drugs out. And then steps, you have to be active. मैं हर रोज़ पेशेंट्स को कहता हूँ कि बीमारी लेट के नहीं ठीक होती, क्योंकि हमारा वो कल्चर है कि हम बीमार हैं, आप बेड से नहीं उठेंगे, पानी भी हम पिलाएंगे. दैट डजंट हेल्प. पेशेंट्स हैव टू बी एक्टिव. और तीसरा स्माइल्स, पेशेंट का मोरल अप रखना. मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में वो कैंसर के मरीज़ को लोग आयादत नहीं ताज़ियत करने आते हैं, उस बेचारे को और डिप्रेस कर देते हैं, उसको और हॉरर स्टोरीज बड़ा अफसोस हुआ सुन के. तो वो दैट और जो एनवायरनमेंट है, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक. मैं अपने वालिदैन के मिलने जाता हूँ गुजरांवाला, और आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम बोथ अलाइव. लेकिन जब मैं अपने घर आता हूँ इस्लामाबाद, तो इट्स लाइक अ साई ऑफ रिलीफ कि जी घर पहुँच गया. हालांकि वो भी पेरेंट्स का, मेरा भाई घर है. तो पाकिस्तान में एक जो कैंसर का लॉजिस्टिक चैलेंज है कि एक पेशेंट बेचारा जिसको मुल्तान में, फैसलाबाद में, संबड़ियाल में, पत्तोकी में कैंसर हो गया, दे हैव टू कम टू लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जैसे आपने एक ही कहा. और वो इट इन इटसेल्फ बहुत ट्रॉमेटिक, इट अपरूट्स यू, इट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर. आपके लिए यहाँ मैं आपको कहूँ कि 10 बोतल खून अरेंज करनी है, आप अभी 4 दोस्तों को कॉल करेंगे और इन 2 hours यू विल डू. बट व्हेन यू आर इन अ सिटी वेयर यू डोंट नो बडी एंड 2 AM डॉक्टर सेज के, और ये सब चैलेंजेस बाहर नहीं है. US में हमें पता भी नहीं होता था जब मैं ट्रेनिंग में था या फैकल्टी पे था. रेड क्रॉस, देयर इज लाइक यू जस्ट हैव टू ऑर्डर, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम हाउ दिस ब्लड और प्लेटलेट्स विल बी अरेंज्ड. तो लॉजिस्टिक इज़ अ मेजर पार्ट. और उसके अलावा जो अपने घर का खाना, अपना बेडरूम, अपना लॉन, अपना दैट जस्ट मेक एवरीबॉडी हु कैन बी ट्रीटेड इन देयर होम टाउन
should be treated close to their home for cancer if it is possible. और उसी में कैंसर की ट्रीटमेंट पे अगर हम आएँ तो आपने हमें एक ट्रीटमेंट बताई थी जिसमें कीमोथेरेपी थी वापस, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कीमोथेरेपी फिर चेंज करनी होती है बिकॉज वायरस हमसे एक स्टेप आगे है हमेशा. अच्छा, कीमोथेरेपी थी और उसके बाद रेडियोथेरेपी थी जो आई डोंट नो अगर प्लान थी या नहीं प्लान थी. बीच में ऐसा हुआ था, एक टाइम आया था, और ये भी हमें थोड़ा सा समझाएं क्योंकि आज तक वैसे मेरी वालदा उसको स्लीपी टाइम कहती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ समझ नहीं आई थी. एक ऐसा वक्त आया था 24 घंटे 48 आवर्स का, जहाँ ये मेरे नीचे मेरी बहन से बात कर रही थी, वहाँ पे इन्हें उल्टी की और उसके बाद ये ऐसा बीमार हुई हैं, एज इन ऐसा सोई हैं कि उठ ही नहीं रही थी ऑलमोस्ट 24 आवर्स स्ट्रेट. फिर हमारी भी गलती थी इसमें, उस टाइम कोविड था, हमने कहा छोड़ो हॉस्पिटल क्या जाएंगे, इनको रेस्ट करने दो, ठीक रहेंगी. फिर हम थोड़ा सा लेट लेके गए. खैर जब लेके गए तो फिर उसी वक्त कुछ आपने ही रेकमेंड किया था रेडियोथेरेपी. उस वक्त में हुआ क्या था? So her disease actually second time when the disease came back and we're giving her again chemotherapy, in the middle of it, like 5-6 cycles down, she actually had her disease came back again. It relapsed through chemotherapy. So we had to use relapse के अंदर एक relapse के अंदर एक relapse. So we had to do rescue radiation. The good thing about radiation is that this lymphoma, जो brain का lymphoma, is very sensitive to radiation. Radiation can virtually cure every single patient in a few days. There's two problems with this. Almost all of them will have a relapse. It doesn't kill it completely. और number two, quality of life. जो लोग radiation, पहले radiation इसकी therapy थी, उनमें issues like incontinence, ataxia, difficulty walking, और सबसे बढ़ के intellectual disability. This is not an ordinary woman. She was the CEO of a company. She was a working woman who was running an enterprise. So she had essentially become somebody who will dumb her down with radiation. Radiation ka damage goes for years. So we used that radiation briefly. Actually we interrupted it. We didn't do all the. और मेरी वालदा को एक्चुअली रेडियोथेरेपी बहुत आसान लगी थी. एक्चुअली पसंद आई थी. शॉर्ट टर्म है ना, बिकॉज आई थिंक हालांकि वो डॉक्टर्स भी हमें ये कह रहे थे कि बहुत डरावनी है, बट एज अ प्रोसेस बिकॉज वो थोड़ा सा एक होता है, वो आपको एक मास्क सा पहनना होता है, लेकिन क्योंकि उनको ना उल्टियाँ आ रही थी ना वो स्ट्रगल करनी पड़ी थी. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स द लॉन्गर टर्म इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी. अच्छा, इस सब में वो जब आपने रेडियोथेरेपी भी अब करा लिया, कीमोथेरेपी भी दूसरी दफ़ा करा ली, तो वी गेट टू अ पॉइंट जहाँ आप कहते हैं कि अब एक चीज़ है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. ये क्या है? क्योंकि हमें तो वैसे तो ऑफ कोर्स शी इज़ बीन थ्रू इट, लेकिन इवन टिल टुडे ना देयर आर क्वेश्चंस आई हैव रिगार्डिंग इट. लेकिन पहले कैन यू वॉक अस थ्रू व्हाई शी नीडेड अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, व्हाट दैट इज? So the concept of stem cell transplant is this. एक ट्यूमर है ब्रेन में, जो आप कीमोथेरेपी देते हैं, it shrinks from 10 centimeter to 8 centimeter. You give more therapy, comes down to 6 centimeter. More therapy, 4 centimeter. So you can actually see in serial MRIs that this disease is responding. Problem ये है कि body की एक tolerance limit है. आप if you overdo it, you'll cure the tumor but also lose the patient. क्योंकि जब आप कीमोथेरेपी, हमने collateral damage की बात की ना, it's damaging your bone marrow where all the blood is formed. So eventually you'll have a patient whose brain tumor is cured, but now they lost their bone marrow and they will die because they cannot make any blood. So red cells, white cells, platelets. So what the concept of stem cell transplant is very simple. You take patient's stem cells and you freeze them at minus 80 degrees. They can stay there for 6 months. Now you have no fear. You have a guarantee in the bank that you will overcome marrow suppression. Even if the marrow is totally damaged 100%, you have patient and they are their own stem cells. They cannot be rejected. Now you can freely give them toxic chemotherapy with only laser focus on the brain. And even if the marrow goes out, you just pump those cells back and the cells grow back. Essentially आप अपनी चीज़ फ्रीजर में डाल रहे हैं ताकि जब उसके साथ रीइन्फ्यूज करना है. अच्छा, जब अब ये आपको हमें समझाना पड़ा था कि आपने अब दूसरी दफ़ा कीमोथेरेपी भी ख़त्म कर ली, रेडियोथेरेपी भी ख़त्म कर लिया, आई बिलीव MRI भी रिलेटिव क्लियर था या जो भी था काम हो रहा था. दिस वाज डिफरेंट. ये तो मुझे ऑनेस्टली मतलब बीइंग विथ यू भी मुझे याद है, क्योंकि एक कमरा था नॉट वेरी डिसिमिलर टू दिस रूम. उसमें स्पेसिफिकली ट्रेन्ड नर्सेज थी. आपने 14, 16, 17 दिन, कितने दिन थे अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उधर अंदर रहना था, बाहर जा नहीं सकता था. 22 days. 22 days.
और सनलाइट नहीं थी. सो ये भी एक ऑब्वियसली कन्विंसिंग प्रोसेस भी थी इसमें कि आपने ये करना है या नहीं करना. लेकिन हाउ डिड यू फील अबाउट ऑल ऑफ दिस? बस वो उसी तरह था कि सुसाइड नहीं करना है तो ट्राई करना है तो ये चीज़ें इसमें हैं. वो जो मुझे आगा खान में कहते थे कि मैं कंप्लाइंट पेशेंट हूँ, मतलब मीनिंग इफ़ आई अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टू डू इट, देन आई विल डू इट, आई विल कोऑपरेट. बट इफ़ यू जस्ट फोर्स मी टू समथिंग, obviously I don't want to cooperate then. So anyway, I think उसका एक्सपीरियंस जो था ना, वो आज मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि वहाँ पे ना एक पीछे जो था एरिया, वो उस पर पेपर चिपका हुआ था, कोई सनलाइट नहीं आ रही थी, नज़र नहीं आ रहा था और कभी आवाज़ें आती थी. तो आपने मुझे कहा कि जी ये पैसेज वे है, इसके पीछे से लोग चलते हैं तो इसलिए यहाँ पेपर लगा दिया. बट बाद में मैंने कंक्लूड ये किया कि वो मुझे सन से दूर रखा जा रहा था क्योंकि जो मेडिकेशन है वो लाइट सेंसिटिव है, राइट? Part of it, we have changed that area. We have put Achha. plants in front of that and make that a one-way window. Okay, So we want our patients to look at life outside. right. But yes, we have to be cautious. उस area में जहाँ पे आती है हवा भी filter होके आती है. There's HEPA जी, filters in जी, every room. जी. Nobody goes in जेल without. था. It is a jail. It is sort of a jail. Yes, it is. And बाहर जाए चप्पलें चेंज करें, कपड़े चेंज करें, and अंदर आए कोई तो हम भी मास्क पहन के वो Caps, कोविड socks, टेस्ट jail. कोविड टेस्ट करा के आए तो वो जेल ही था. और लेकिन ये है कि द नर्सेज वर एक्सीलेंट, सो प्लेजेंट. हर दफ़ा घंटी बजाओ कोई भागता हुआ आ जाता था, ये नहीं होता था कि आप लेटे हुए हैं और कोई आ नहीं रहे. बहुत अच्छी नर्सेज थी, वेरी फ्रेंडली. एंड और वो भी इशू हुआ था ना, आपको याद है? वो ग्राफ्टेड स्टेम सेल्स होती हैं क्या, तो एक मशीन आई थी, वो कुछ स्टार वॉर्स की मशीन लग रही थी. और उसको उससे क्या वो कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं? It's an apheresis machine. It is essentially a centrifuge. अच्छा हाँ, तो वो उससे कुछ निकाल रहे थे. फिर इशू ये हो रहा था कि उतनी स्टेम सेल्स नहीं निकल रही थी जितनी चाहिए थी, तो वो मिशन अबॉर्ट भी हो सकती थी या कुछ इस तरह का भी मसला चल रहा था. तो वो एक एडिड एंग्जाइटी थी, नॉट ओनली ऑन हर बट आई गेस ऑल ऑफ अस. वो थोड़ा क्या था? Can you walk us through So an apheresis machine is simply a centrifuge. Blood में हमने ऐसी patients को दवाइयाँ देते हैं जिनसे stem cells marrow से blood में आ जाते हैं. They are circulating. So you spin them with a machine. They have a certain, with the machine knows where they fall and it can filter them. The problem with her is 95% of our patients are harvested in one day, and most of them are harvested in day 2. And with her, I think we went to day 4. बिल्कुल. And actually, we have a superb nursing team and tech team, and my head nurse said, "Why are we doing this?" So I looked at her and said, "Because there's no other option. The other option is we give up and go home." Was there a chance अगर हम day 5, 6, 7 We need about 3 to 4 million stem cells per kilogram, and in her case, I think our best effort we got about 2.5. So it was a subpar dose, and we had our finger crossed and see. But at least we said we'll go ahead and give it a shot because we'd already given her toxic pesticide that penetrates the brain. Thiotepa is the drug and kills tumor. So there was no going back. अच्छा, इस सब में मुझे एक स्टोरी कभी नहीं भूलती. मैं उस वक्त आई थिंक पहले 10 दिन था, देन आई लेफ्ट एंड माय वाइफ वाज लिविंग विद माय मदर. तो उस टाइम पे ना ऐसा हुआ था 10-12-13 दिन तो ये चली नहीं थी ना, बेड से नहीं निकली थी. मैं नहीं था, मेरी बेगम थी और माय मॉम. तो कोई एक दिन था, आप सुबह को आए थे, क्योंकि ये दिन और उसके बाद जितने दिन थे वो यही स्टोरी मुझे सुना के ना, आप वो लेटी हुई थी, उनसे ऑब्वियसली चला नहीं जा रहा था, हिला नहीं जा रहा था. तो आपने इनको कुछ कहा था ऐसा कि अब आपको याद होगा क्या कहा था इन्होंने आपको? डांटा था और कहा था कि आप अगर चलेंगी नहीं तो फिर यहीं लेटी रहेंगी या पता घर नहीं जाएंगी या ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी. मुझे तो कोई चैलेंज दे दे तो आई टेक अप अ चैलेंज. और उसके बाद रोज ये ना उसी वो लाइन रिपीट करके अपने, मतलब आई सॉ हर लर्न हाउ टू वॉक अगेन. मतलब मेरे लिए भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग दो नर्सेस दोनों साइड से मेरा हाथ पकड़ती थी. मेरा बैलेंस टोटल हो गया था ख़त्म. So part of it is, part of what I do is tough love. Is Part that of reverse what I do psychology? is, Because that worked. मतलब ये मैं आपको बता दूं. See, we talked about SIP, steps and smiles. Nobody can save a patient who's not motivated. Because when they're in bed,
they will get a blood clot that will travel to their lungs and kill them. They'll get a pneumonia. It's just a disaster in waiting. So patients have, every single day I round in my transplant unit, every single day I tell my patients, you have to walk 30 minutes. It's not just medications, it's not just, you know, immunotherapies and all the sophisticated stuff. Simple thing like walking Can save your will life. prevent 1,000 troubles. And with her, because this was the first transplant in Pakistan and she was our first patient who adopted for this, it would have stopped next 5 transplants if we lost her. If it didn't succeed, it will always be leave a question mark. Next patient we counsel about this कि वो जी पिछला patient भी तो नहीं बचा. ये पहला पेशेंट था. पहला patient था पाकिस्तान में who had autologous stem cell transplant for a brain lymphoma. और ये क्यों पाकिस्तान में से पहले नहीं हुआ था? Part of it is expertise नहीं थी इतनी पहले. मैं याद है मैं ट्रेनिंग में था मेयो क्लिनिक में. उस वक्त लाखानी फैमिली की एक खातून थी जो वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए आती थी. और उस वक्त मैं ट्रेनिंग में था. एंड आई यूज्ड टू लुक एट हर एंड सी दैट सम डे आई विल गो बैक टू पाकिस्तान एंड डू दिस. पाकिस्तान में ये करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं. पाकिस्तान में उस वक्त जब इनका ट्रांसप्लांट और टोटल 3-4 ट्रांसप्लांट सेंटर हैं. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 25 करोड़ के मुल्क में 25 डॉक्टर भी नहीं है जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं. इट्स अ रेयर फील्ड. और फिर दवाइयाँ यू हैव बिन थ्रू दिस जो प्रोक्योर करना थायोटीपा और BCNU खासतौर पे थायोटीपा वाज अ चैलेंज. पार्ट ऑफ इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वी कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस. पाकिस्तान में कैंसर की दवाई ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ती है, महंगी लेनी पड़ती है बिकॉज देर आर लॉज दैट हिंडर प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ ड्रग्स. देर आर लॉज दैट मेक. अभी मेरे एक पेशेंट ने अपने बच्चे के लिए कैंसर की दवाई इंपोर्ट की एंड ही हैज़ टू पे द सेम टैक्स दैट ही पेड फॉर हिज मर्सिडीज़. जो लग्जरी आइटम का टैक्स है वही कैंसर की दवाई का टैक्स है. और देन बिकॉज ऑल द ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल एंड यू हैव बीन थ्रू दिस. पीपल रिलाई ऑन ब्लैक मार्केट जहाँ पे आपको ही नहीं पता कोल्ड चेन मेंटेन हुई है कि नहीं, दवाई असली है कि नहीं. सो we can solve a lot of pieces of this puzzle and make it easier for patients. और जब आप इस प्रोसेस से जा रही हैं, you're the first person in Pakistan, not even woman, ये ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराते हुए. परसेंटेजेस लो हैं और दिन गुजरते जा रहे हैं. 5 मैं भी आपके साथ ही था तो you're awake through all of this, you're active through all of हम this. लोगों ने क्या किया था, वो जेल था ना, तो एक मैंने अपनी बहू से कहा कि एक पेपर लो और उस पर सारी चीज़ें लिखो कि अब क्या क्या रहता है, कौन से दिन में क्या होना है. तो जैसे जेलों में नहीं होता था कि वो You're crossing the lines. yes I can be in that. I have that. I've saved it. So because अगर आप अपने आप को एक समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू देखें, चाहे वो दवाई ही है कि अब ये इसको करके फिर ये करना है, इसको करके ये करना है, तो वो आप खुद ही उसमें लग जाते हैं लाइन में. और मुझे एक अम्यूजिंग बात लगी थी, वो सेंट्रीफ्यूज इतना बड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, वो हिल रहा है और फिर उसके ऊपर पैकेट बना के लगाए हुए थे वो. और आप आके कहते थे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है. तो मुझे था ये मेरा ब्लड था इसको प्रोडक्ट कह रहे हैं. तो वो और उस वक्त ये भी हुआ था कि मेरा पोर्ट काम नहीं कर रहा था, तो पिक लाइन लगा दी थी. तो उसके बाद ही वो तो ज़रा सा हिलो ना तो वो एक आवाज़ निकालता था. वो जो साहब जो थे ना वहाँ पे, वो भी और वो मशीन भी. तो वो दैट वाज टफ बट इट वाज नॉट दैट टफ. मतलब है डिफ़िकल्ट, लेकिन यही है कि लिटरली लॉन्ड्री सर्विसेज थी. पूरा ब्लड लेके आपने घुमाया था, उसमें से कुछ निकाला था, कुछ डाला था, कुछ क्या किया था और प्रोडक्ट था. और टाइम कैसे पास हो रहा था? मतलब आपको अब 20-23 डेज एक ही कमरे में एक ही बेड पे वही चीज़ें वापस खाना, वही मतलब आप मूवीज़ देखते खाने में बाद में आएंगे हम. अभी बता दें खाना नहीं पसंद आया था आपको? नहीं पसंद आया था. ये एक आप लोग करेक्टिव मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उनकी कोई सेंसिटिविटी, कोई इंटॉलरेंस, कुछ पूछ तो लें. और उसके बाद ये है कि अगर मॉडिफाइड मील नहीं मिल सकती तो एटलीस्ट एलिमिनेट द वंस थिंग्स दैट विल बॉदर द पेशेंट. क्योंकि वैसे ही इंसान को खाने का दिल नहीं चाहता, फिर ऊपर से घी से बड़ा हुआ बीफ आके वहाँ पड़ा हो तो वो मेरे से नहीं खाया जाता था. और फिर ऑब्वियसली ये भी था, आपसे भी पूछा था, कोशिश की थी कि मैं घर से मंगा सकूं, लेकिन वो अलाउ ऑफिशियली अलाउ नहीं कर रहे थे. तो वो But you smuggled something. हाँ,
driver रोज and हमारी एक प्रोसेस होती थी स्मगलिंग हाँ, की, smuggling की बैग्स वो आती थी. See, this is a very challenging. There's something called a neutropenic diet. जो बहुत ज़माने कैंसर में प्रैक्टिस होती रही, कैंसर के मरीज जी सैलड नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, वेजिटेबल्स. We have gone over that. It's a myth. We do so. My patients in transplant have almost zero dietary restrictions. The challenge is to bring hospital food to the standard of each singular patient. We have patients from Afghanistan, Punjab, I Sindh. understand. And then the other challenge is if we allow people, remember all my patients are not sophisticated, educated. We have people from villages. We have Bilkul. people who cannot read or write. We have, so when you allow them home food, हाँ, we मुझे get आपने those बताया था. buckets Dekhiye, and हाँ, the बिल्कुल, बिल्कुल. cupboards and मुश्किल हो जाता है. it's very Hygiene के issues hygiene. Number one priority in that jail is hygiene because my patients are hanging with a thread. One little infection, one little sneeze, and they'll be the first one to get it. One little Right. bug, somebody didn't wash their hands. So with hospital food, at least we are sure that it's been hygienically prepared, and it's not the best food. मुझे एक बात बताएं. Sir. I've heard and correct me if I'm wrong कि ये जो इनने अब कराया था and we'll come to the how it feels and everything. लेकिन जो ये stem cell transplant है, obviously cancer के लिए this is making a new world, right? मेरी वालदा was the first. Inshallah there'll be many more. I'm sure there have been. लेकिन ये एक दुनिया शुरू होना शुरू हो रही है जहाँ पे आप शायद कैंसर के लिए भी एक हल है. स्टेम सेल के मैंने सुना है और भी बहुत सारे हल हैं. From everything from hair to मतलब. So that's a very good question, and so there's something called mesenchymal stem cells. There's stem cells in research, for example, for cord injury, for autism, for even autism? joint, yes, for joint disorders. Lekin all of this is experimental. The problem in countries like Pakistan, जहाँ पे चीज़ें regulated नहीं है, people are already using them commercially. They're essentially selling hope. And what is wrong with this is in US or in Western Europe, for example, this can only be done on a research protocol and you cannot charge the patient for it. Like the transplant she had at Shifa, she paid for it because it's a standard procedure accepted worldwide, done in US, UK. But these type of stem cells in West are only being done under research protocols. Whereas in countries like Pakistan, where regulations are used, they're essentially selling them to people, saying this will cure your rheumatoid arthritis, your epilepsy, and that is ethically wrong and scientifically unproven. So yes, this is in research, this is in the works, but there's more hype than hope. अच्छा, मतलब अभी ऐसी हमारे पास enough data नहीं है to prove कि ये चीज़ें कर सकती है. Correct. अच्छा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी फील्ड में कभी कभार सोचता हूँ वी लिव्ड इट बहुत मुश्किल है. यू आर अ डीलर ऑफ होप इन अ सिनेरियो जहाँ नॉट अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें दे डोंट वर्क आउट. ऑब्वियसली देयर इज नो स्पॉयलर्स हियर. मेरी वालदा अगर सामने बैठी हुई हैं तो हमारे केस में तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट वेल. लेकिन इज इट टफ फॉर यू मेंटली फॉर एनी ऑनकोलॉजिस्ट क्योंकि फील्ड ही ऐसी. आई रिमेंबर जो आपकी कॉलीग थे, अभी उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो रेडियोथेरेपी के हेड थे, उनने एक बात की थी कि यार देखो मैं जिस काम में हूँ उस काम में सिर्फ डिप्रेशन है. मतलब पेशेंट्स के लिए ना, यू ईदर लूज योर मेमोरी और यू लूज योर लाइफ, पिक वन, राइट? सो इट्स अ वेरी tough battle, and obviously alhamdulillah there are some great cases of winning those battles, and people like us will always be, you know, आप हमारे लिए will be in debt to you for whatever reason. लेकिन ये जो toughness है, how much does it take a toll on your life personally? I think with every patient that dies, a little part of you dies too. So yes, this is tough. On the other hand, I always, it's a humbling disease. I always tell myself that just because I came from US or I have so many degrees or I did so much research, or that cannot cure anybody. मेरे इख्तियार की बात नहीं है. So in the end, when I do the calculus, there's only one thing that bothers me, that did we not give this patient our best? And that also holds true for my team too. People die all the time. People are not cured all the time. But what I want to, and we get so many thank you emails and messages from patients who have died, their families, and that's always heartening to me. I remember I lost a young man. He was the only son, 19 years old. Transplant didn't work out, died during transplant, and he was from a farming family. 2 months later, I get this big बोरी चावल की एक बोरी आई मेरे ऑफिस में क्लिनिक में
कि ये उसकी फैमिली ने गिफ्ट भेजी है. I was so, it was kind of traumatizing कि यार इनका बेचारों का पेशेंट फौत हो गया. Why would he send me? They said वो वसीयत करके गया था. He liked the effort you made so much. In the end, that's all I care about. It's not my job to cure people. It's my job to offer my best, to listen to my best, to be meticulous to my best, and same for my team. Or in the end, we cannot guarantee results. That's the nature of the beast. But cancer has come a long way. My wife is a nephrologist, and I always tease her. You know, every 3 or 4 years they publish an article that changes management in kidney diseases. In cancer, it's every month. There is so much going on, so much research, so many new therapies that we are having a hard time making cocktails of them. There's so many new molecules. There's so much in supportive care. So I think we have come a long way, and I think we give hope to people who have nowhere to go. The challenges are financial, logistic, and psychological. You have to, the patient, if you can convince the patient and they participate, like she said, you cannot force this on people. So that's the positive side of this is I tell myself every day that we are somebody's hope. And we are saving somebody who nobody else can, because बहुत थोड़े डॉक्टर हैं पाकिस्तान में. तो I think you have to have a positive outlook. That's the only way you can survive this. पॉजिटिव आउटलुक से अगर हम एंड ही करें, आपने भी बात की कि आपके पास वही यूएस की डिग्रीज हैं, ये सारी चीज़ें, बट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इन योर हैंड्स. उसी तरीके से मेरे जो पिछले जब अब तो खैर कितना टाइम हो गया इनको रिमिशन में? I think she's in third year. 3 years. Alhamdulillah. हाँ, 3rd year. अब जब किसी को कैंसर होता है, किसी को आपको क्लोज कैंसर होता है, तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है आपके पास पैसे हों ना हों. मतलब जब ये स्टेम सेल भी करा रही थी तो अक्सर वही हम इतनी जेल में जैसे वो कह रही थे, तो जो बाकी हमारे इनमेट्स थे उन मुलाकात होती रहती थी. फ़र्क नहीं आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं आपके पास. मतलब इनका एक दोस्त थे, he went to the US, बहुत फेमस एक जगह से उन्होंने ट्रीटमेंट कराई. He was in a smaller stage, better position, first time cancer. ये तो not in our hands होता है. लेकिन आपके केस में अल्हम्दुलिल्लाह there was a miracle story in the end. And जो चीज़ें भी आप करना चाह रही थी पिछले सालों में, आपने बात की कि उस ज़माने में आप हज पे जाना चाह रही थी. अब you've been recently to Makkah. ग्रैंड चिल्ड्रन की आपने बात की, तो माशाल्लाह I have a son now, he's 1. हाँ, उनके साथ ही खेलती रहती हैं. जो आपके जहन में माइलस्टोन्स थे वो भी कुछ हद तक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कंप्लीट हो चुके हैं. एक ये भी था कि एक्चुअली मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट ग्रेव ही है, मतलब दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट जर्नी. सो आई हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द ग्रेव, एंड माय फॉलोइंग द प्रॉफिट्स सुनना कम है, मतलब वो नॉलेज है, फॉलो नहीं करते. एक चीज़ जो हम नहीं करते थे एज अ कपल, वो हम नेबर्स से नहीं मिलते थे. तो जब ये ख़त्म हुआ स्टेम सेल, पहली चीज़ मैंने ये की कि 2-3 नेबर्स को ढूंढा. फिर मैंने बात की सबसे, मैंने कहा हम नेबर्स हैं, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने नेबर्स को हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखो. अगर वो भूखा है तो आपको पता होना चाहिए, और अगर सुख में साथ. तो अब मैं अपनी जो गली है उसमें सारी ख़वातीन को बुलाती रहती हूँ, वो मुझे बुलाती रहती हैं. वी डोंट हैव एनी एजेंडा कि हम पैसे कलेक्ट करेंगे और किसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ नहीं कर रहे. हम बस बातें करते हैं, खाते पीते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरी कंपनी में और घर चले जाते हैं. तो वो मैं आई वाज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई फॉलो दैट लेवल ऑफ सुन्ना एज वेल, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर नेबर्स. स्पेशली मुझे ये भी था कि who knows when I'll die and where my daughters are not far away in Dubai. So I was like, मुझे नहलाएगा कौन आएगा, मर्द हैं बाकी तो घर में. तो इसलिए भी मैंने एक ग्रुप छोटा बनाया कि पड़ोस से एक औरत को बुलाना सबसे इजी है. So and what would you say to someone, मतलब अगर मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछूं कि जिनको अगर कैंसर है, अगर वो ये देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, someone who's going through something of that sort, what is the one thing they should have? What is the one thing that helps? First of all, you have to believe that you are not in charge, that you are not in control of your life, that you are not the person who can save yourself, right? So
कंट्रोल तो है नहीं, वो हमारा नहीं है। अब उसके बाद कंट्रोल किसके पास है, उससे उम्मीद रखनी है, जैसे ये भी कह रहे थे, तवक्कुल रखना है अल्लाह ताला से कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है. As it comes in the Quran, I don't want to make this a sermon, but as it comes in the Quran, every leaf that falls, Allah has knowledge. If He has knowledge of every leaf falling, what about us? He knows the ailments, the difficulties, whatever we're going through. And then the verses of Surah Baqarah, the last 2 verses, that He will never burden you with more than what you can take. And I used to listen to this again and again and again, because I used to tell myself, अगर मैं कर सकती हूँ, जब भी तो मुझ पे ये बोझ डाला है, तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी. And that makes you positive as well. It makes you hopeful as well. So have trust in Allah. But obviously there's also this element of tawfiq, that He will give you a chance to do it. But you have to walk through the door. Yeah, you have to. If you sometimes आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, कटकटा रही होती है, लेकिन आप नहीं लेते. सो बस यही है. आई थिंक इन द एंड हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है. सेहत, मौत, ज़िंदगी और पैदाइश, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है. कब होगा, किस मिनट, और टाइमिंग, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर. टाइमिंग. आई मीन माई मदर इन लॉ ठीक ठाक गई अमेरिका एंड डाइड देयर. तो वो तो आपको क्या पता. उससे पहले उनकी बेटियां मुझे कहती थी कि तुम होगी वहाँ पे और तुम उनको नहलाओगी, और मैं वहाँ नहीं थी और वो थी. तो मतलब वो आप किसके बारे में. मेरे फादर इन लॉ जहाज़ में जा रहे थे and he died. And it's the timing for recovery from a disease, timing to get better, or timing to die is not in our hands. Neither is the birth of a baby. वो किस वक्त पैदा होगा. हम सारी प्लानिंग किए होते हैं कि वो समर में होगा तो वो 2 महीने आगे हो जाता है. तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के प्लान नहीं करना था. ज़्यादा प्लानिंग भी एक बीमारी है पाकिस्तानियों में या द वर्ल्ड ओवर. कैलेंडर और ये, और मैं भी कैलेंडर यूज़ तो करती हूँ, ये नहीं करती कि मतलब मेरा मतलब है कि इतना ज़्यादा प्लान मत करो कि आप श्योर हैं कि ये हो जाएगा. जो इंशाअल्लाह है उसको एम्पावर करें, अपनाओ. बिकॉज इट्स ओनली व्हेन अल्लाह विल्स. It is only when Allah wills. Whatever will happen with His, decree. You are following your path. हम सब मुसाफिर हैं, ये तो पता है ना. हम जा रहे हैं, हमें सबको वहाँ जाना है. तो मुसाफिर जब चलता है तो एक तो keep your baggage light, which I can't do in reality. and keep your baggage light and keep your hopes and keep yourself fit. आप जो कह रहे हैं ना, चलना चाहिए. तो हम मुसाफिर हैं, हमें जाना है, हम सबको जाना है. एंड some people mourn over deaths. Sometimes you should rejoice over your loved one going, because sometimes in so much pain. उनको हर ट्यूब लगा के ज़िंदा रखा हुआ है आपकी आंखों के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो जब फ्री हो जाएगा तो उसको चैन आ जाए. हाँ. चलें, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पॉडकास्ट पे आने का. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.